अस्सलाम वालेकुम, मोल न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको अफसोसनाक खबर देंगे। शादरा पिकनिक पॉइंट के करीब स्कूल वैन गहरी खाई में जा गिरी है। इस हादसे में एक खातून टीचर जाँ बहक हो गई हैं, जबकि 19 बच्चे और 2 टीचर जख्मी भी हुए हैं। इन जख्मियों को पिम्स अस्पताल पॉलीक्लिनिक मुंतकिल कर दिया गया है। शेखुपुरा में वाक़ मकामी स्कूल के बच्चे सैर व तफरी के लिए इस्लामाबाद आए थे कि यह हादसा पेश आ गया। और आपको ये बताते चले कि इन तमाम जख्मियों को पिम्स अस्पताल और पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वैन के अंदर टीचर्स और बच्चे सवार थे जो तफरी की गर्ज से इस्लामाबाद आए थे पिकनिक पॉइंट पर, और वहाँ पर उनकी ये वैन जो है गहरी खाई में जा गिरी। एक खातून टीचर जाँ बहक हो गई हैं, जबकि बताया जा रहा है कि बच्चे भी बड़ी तादाद में ज़ख्मी हैं। इन तमाम ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़ख्मियों की हालत कैसी है ये जान लेते हैं महापारा से। महापारा, क्या तफसीलात हैं, कैसी हालत है ज़ख्मियों की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पॉलीक्लिनिक अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ ज़ख्मियों को लाया गया है। यहाँ 6 बच्चे ज़ख्मी थे और 2 जो टीचर्स थे वो ज़ख्मी थे, जिनमें से एक बच्चा है उसकी हालत तशवीशनाक थी। उसे बेनज़ीर भट्टो अस्पताल जो पेशावर का है, रावलपिंडी का, वहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया है। उसके अलावा ये हादसा जो है वो ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। वो गाड़ी को जो है न्यूट्रल पे छोड़ के चले गए, और उसके बाद जब तफरीह के बाद बच्चे 20 के करीब बच्चे जब वैन में बैठ गए तो वो गाड़ी खुद ही खाई में जा गिरी, और जिसके बायस एक जो टीचर हैं वो जाँ बहक हो गई और बाकी मुतअद्दिद बच्चे जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। और पॉलीक्लिनिक के जो अमला है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इन्हें फैसिलिटेट किया है, और लवाहिकी जो इनके घर वाले हैं उनको भी इस बारे में इतला दे दी है। अब जो है वो बच्चे जो कोई भी खतरे से बाहर हैं, और कुछ बच्चे जो जिनकी हालत तशवीशनाक थी उनको पिम्स हॉस्पिटल और बेनज़ीर हॉस्पिटल रावलपिंडी में मुंतकिल किया गया है। जी महापारा, डॉक्टर्स का क्या बताना है, कब तक बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा? डॉक्टर्स से अभी तक कोई बात नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में एमरजेंसी ऑफिस की गई थी, और डॉक्टर्स जो है वो कोई भी इस वक्त उन्होंने कोई भी बात नहीं की। जबकि हमारा जो है वो बच्चों से बातचीत हुई है, बच्चे जो है वो भी अभी उस सदमे से बाहर नहीं आए, उन्हें समझ नहीं आई कि उनके साथ क्या वाक़या पेश आया है, जिसके बायस वो भी और बात नहीं कर पा रहे। जबकि एक टीचर से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि हमें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, और जो टीचर जिनका इंतकाल हुआ उनके घर वालों को भी अभी तक नहीं बताया गया, और अभी कोई भी इनमें से ज़ख्मियों से भी बात करने की हालत में नहीं है। जी ज़ख्मियों की हालत खतरे से बाहर है? जी, ज़ख्मियों की हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है। जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बड़े अच्छे से उनको मैनेज किया है, ड्रिप्स लगाई हैं, मेडिसिन उनको प्रोवाइड की गई हैं, और अब जो है वो ज़ख्मी ख़तरे से बाहर हैं, और उनके जो घर वाले हैं उनको इतला कर दी गई है। हादसे में एक खातून टीचर जाँ बहक हुई है, जबकि 19 ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया है, और ज़ख्मियों की हालत ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। ज़ख्मियों को पिम्स अस्पताल और पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया गया। शेखुपुरा में वाक़ मकामी स्कूल के बच्चे थे ये, जो कि सैर व तफरी की गरज से इस्लामाबाद आए थे, लेकिन इस अफसोसनाक हादसे का शिकार हो गए। शादरा पिकनिक पॉइंट के करीब स्कूल वैन खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक खातून टीचर जाँ बहक हो गई, जबकि 19 बच्चे और 2 टीचर्स ज़ख्मी हुए, और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसमें पिम्स अस्पताल और पॉलीक्लिनिक अस्पताल है, और ज़ख्मियों की हालत ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कराची में एक और आग कई जिंदगियां ले गई। शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के नतीजे में 11 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। रेस्क्यू हुकाम ने दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया। मरने वाले ज्यादातर नौजवान अपने घर के कफील थे। कराची में शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया आज सुबह, जिसके नतीजे में 11 अफराद अब तक जाँ बहक हो गए हैं, और अब ये बताया गया है कि बाकी तमाम जितनी हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू काम ने बताया कि दर्जनों अफराद को इस बिल्डिंग से रेस्क्यू किया था, लेकिन जो नौजवान जान की बाजी हार गए हैं वो अपने घर के कफील थे। ये आरजिम मॉल है जिसमें आज ये सुबह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नास रोड पर वाक़ शॉपिंग प्लाजा को सुबह 6 बजे शोलों ने लपेट में ले लिया। बालाई मंजिलों पर जनरेटर शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग कई फ्लोर्स तक फैल गई। इमारत में नाइट शिफ्ट में काम करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनमें से अक्सर उन नौजवानों की थी जो मामूली तनख्वाह पर काम करके अपने घर वालों का सहारा थे।
आग से पैदा होने वाले गहरे धुएं ने सांस लेना मुश्किल बना दिया। सांस की आस खत्म होने लगी। मॉल में आग की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और बाउजर शोले ठंडे करने पहुंचे। शीशे तोड़कर धुआं निकाला गया। ये कि स्नार्कल कहीं से भी लगाने की जगह नहीं थी, क्योंकि पूरी बिल्डिंग को कवर्ड किया हुआ है। फिर हम लोग स्टेरिस के जरिए यहाँ के जो हमारे दुकानदार हैं जो हैं, ये भी बेचारे अपने हमारे साथ थे, और 4th फ्लोर से तकरीबन 30 से 35 लोगों को रेस्क्यू करके उनको स्टेरिस के जरिए जो नीचे लेकर आए। लोग अपने प्यारों को तलाश करते नजर आए। आग बुझा दी गई, कूलिंग भी हो गई, लेकिन एक बार फिर कई सवाल खड़े हो गए। क्या इंतजामिया गफलत की नींद से बेदार होगी? मेयर कराची ने इकरार किया कि इसी शॉपिंग मॉल में आग लगने का ये दूसरा वाकया है। इसकी हम तहकीकात कराएंगे, इसकी हम इंक्वायरी कराएंगे ताकि ये देखा जा सके क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये आग लगी। साहनिये के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या बगैर मंसूबाबंदी के बनाई गई कसीरुल मंजिला इमारतें शहरियों का खराज इसी तरह वसूल करती रहेंगी या अब कोई अमली इकदाम नजर आएगा? कराची में शॉपिंग सेंटर में आग के वाक़े में कमिश्नर कराची और दीगर अहम सरकारी अहदेदारों ने मुतासरा इमारत के दौरे किए। कमिश्नर कराची का कहना था कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। SBC हुक्काम का कहना था कि शॉपिंग मॉल का नक्शा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मंजूर नहीं किया, जबकि चीफ फायर अफसर इश्तियाक अहमद का बताना था कि हंगामी सूरत हाल में इमारत से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कमिश्नर कराची और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुतासरा शॉपिंग मॉल का दौरा किया। कमिश्नर ने कहा कि वाकई की इंक्वायरी होगी, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, हिफाजती इंतजामात न करने वाली इमारत को सील किया जाएगा। इसमें मैं कमेटी बनाने लगा और विद इन 30 डेज इंशाल्लाह विल ट्राई के जितने भी डिप्टी कमिश्नर हमारे सिस्टम में विद हेल्प ऑफ पुलिस एंड रेंजर्स हम लोग सर्च करेंगे जितने भी शॉपिंग सेंटर्स हैं, और जहाँ पर नहीं होगी हम सील करेंगे। उसको दिस ए क्लियर मैसेज टू एवरीवन। SPCA हुक्काम का कहना था कि शॉपिंग मॉल का नक्शा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मंजूर नहीं किया। मुतालिका शॉपिंग मॉल फैसल कंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद में आता है। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद ने बताया कि हंगामी सूरत हाल में इमारत से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। स्नार्कल्स भी आ गई, लेकिन ये है कि स्नार्कल कहीं से भी लगाने की जगह नहीं थी, क्योंकि पूरी बिल्डिंग को कवर्ड किया हुआ है। फिर हम लोग स्टेरिस के जरिए यहाँ के जो हमारे दुकानदार हैं जो हैं, ये भी बेचारे अपने हमारे साथ थे, और 4th फ्लोर से तकरीबन 30 से 35 लोगों को रेस्क्यू करके उनको स्टेरिस के जरिए जो नीचे लेकर आए। डिप्टी कमिश्नर अनवर बलोच का कहना था कि इमारत के अंदर कोई हंगामी बुनियादों से निपटने के आलात मौजूद नहीं थे। मज़ीद कराची की तारीख संगीन आतिशज़दगी के वाक़यात से पुर है, जिसमें सैकड़ों इंसानी जानें लुक़्मा अजल बनती नजर आती हैं। जौहर मोड़ पर शॉपिंग मॉल में आग के ताज़ा वाक़े ने कई घरों में सफ़े मातम बिछा दी। यहाँ काम करने वाले मुतादिद नौजवान वर्कर्स की अमवात ने एक मरतबा फिर पूरे शहर के माहौल को सोगवार बना दिया। डालमी के करीब शॉपिंग मॉल में वाक़ कॉल सेंटर में आग ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। 3 फ्लोर्स पर मुख्तलिफ काम करने वाले अफराद अपनी जानों से गुजर गए। कॉफ़ी मेकर मोहम्मद बिलाल नामी नौजवान 4थी मंजिल पर फूड कोर्ट में नाइट शिफ्ट में काम करता था। मतूफी बिलाल के भाई का कहना है कि बिलाल मेरा छोटा भाई है। इसने हमें कॉल करके बताया कि ऑफिस में आग लग गई है, भागने की कोई जगह नहीं। बहुत ज़्यादा परेशान थे, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आग लग गई है, हमको निकलने की जगह नहीं मिल रही है। मोहम्मद सलमान नामी नौजवान भी बिलाल के महल्ले का रहायशी था। दोनों साथ ही काम पर आते थे। इसके दोस्त उवैस के मुताबिक सलमान ने फ़ोन पर राब्ते में अपने अहले खाना से कहा कि दुआ करो, यहाँ बहुत शदीद आग लगी है। हम लोग वहाँ पे सब होते थे एक साथ, तो बिलाल हो गया, असद हो गया, सलमान, ये सारे नाइट की शिफ्ट में होते थे। 6 साढ़े 6 के टाइम आग लगी है, तो उन्होंने मैसेज किया है ग्रुप के अंदर, तो उन्होंने मैसेज किया कि ऐसे आग लगी है। जब तक मैनेजमेंट पहुँची है तो अब तक मतलब सारा जल गया। जहाँ बाग असद याकूब के वालिद ने बोल न्यूज़ को बताया कि मेरे बेटे को मेरा जनाजा उठाना था, मैं इसका जनाजा कैसे उठाऊं? रास्ता जाने का नहीं था, तो मेरा बच्चा अंदर 8-10 लड़के सब वजह से। आग के इस खौफनाक वाक़े में 11 ख़ानदानों के घरों के अहम अफराद इनसे बिछड़ गए। निगरान वज़ीर आला सिंध का सूबे भर की कमर्शियल और सरकारी इमारतों की सेफ्टी ऑडिट का फैसला। सूबे भर में तमाम कमर्शियल और सरकारी ऑफिस की सेफ्टी ऑडिट की हिदायत दे दी गई। सिक्योरिटी ऑडिट 30 रोज़ में मुकम्मल करके रिपोर्ट देने का हुक्म दिया गया है। सलाउद्दीन हमें मज़ीद बताएंगे इस बारे में। सलाउद्दीन, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर सिंध का सूबे भर की कमर्शियल और सरकारी इमारतों की सेफ्टी ऑडिट का फैसला किया गया है। इस हवाले से निगरान वज़ीर सिंध ने सूबे भर की कमर्शियल और सरकारी इमारतों में आग लगने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए हिदायत जारी की है कि सूबे भर में तमाम कमर्शियल और सरकारी ऑफिस की जो है वो सेफ्टी ऑडिट जो है वो तैयार की जाए, और इस हवाले से कमर्शियल इमारतों के अलावा
सरकारी दफातर, तालीमी इदारे, अस्पतालों की सिक्योरिटी ऑडिट कराने का भी हुक्म दिया है। वज़ीर आला ने जो है सिक्योरिटी ऑडिट बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सिविल डिफेंस PDM में जिली इंतजामिया और मुतल्लिका टाउन को जो है वो हिदायत की है कि वो मिलकर काम करें। और निगरान वज़ीर आला ने हर इमारत में आग बुझाने के हालात नस्ब होने या ना होने के हवाले से भी रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। और इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने जो है हुक्म दिया है कि तमाम इमारतों की सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो 30 दिन में मुकम्मल करके फराहम की जाए। फायर फाइटिंग का सिस्टम जो है मुख्तलिफ शहरों में कैसे है और किस तरह जो है वो काम कर रहा है, इस हवाले से भी जो है निगरान वज़ीर आला ने रिपोर्ट तलब की है। जी सलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। खानपुर में कोटला पठान के करीब वैन और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम हुआ। इस हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 1 जख्मी है। जाँ बहक अफराद में एक मर्द, खातून और बच्ची शामिल हैं। जख्मी और लाशों को तहसील हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े के बारे में मजीद हम जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा राना नईम से। जी नईम। जी, मुसाफिर वैगन और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक हादसा कोटा पठान के करीब पेश आया। हादसे के बायस मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जो कि एक ही खानदान से थे मौका पर जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। जाँ बहक अफराद में 30 साल रुखसाना बीबी, 5 साल फातिमा बीबी और 50 साल जाँ मालू शामिल है। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 ने नाशों को THQ मुंतकिल कर दिया है। हादसा वैगन ड्राइवर की गफलत और लापरवाही के बायस पेश आया। पुलिस ने वैगन ड्राइवर को हिरासत में लेकर ज़ाब्ता की कार्रवाई शुरू कर दिया, जबकि हादसा में जाँ बहक होने वाली रुखसाना बीबी की 2 रोज बाद सऊदी अरब रवानगी थी। जी बहुत शुक्रिया नईमा। अफसोसनाक खबर है स्वात से, जहां हाईएस्ट गहरी खाई में जा गिरी। 4 सैयाह जाँ बहक और 16 जख्मी हो गए। वाकया कालाम पशमाल के मकाम पर पेश आया। सयाहों की गाड़ी कालाम से वापस मैंगोरा आ रही थी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कंदकोट में देरीना दुश्मनी पर कबायली तसादुम हुआ और 4 अफराद जाँ बहक हो गए। वाक़या कंदकोट के इलाके करमपुर में पेश आया। चलियानी और गाड़ी कबीले के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें गाड़ी कबीले के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरांवाला जोन से इंसानी स्मगलिंग के घिनौने जुर्म में मुलव्विस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान को ननकाना, सियालकोट, गुजरांवाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने के नाम पर लाखों रुपए हथियाए। मुलजिमान शहरियों को सऊदी अरब, कनाडा, यूनान और इटली मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोर रहे थे। गुजरांवाला जोन से इंसानी स्मगलिंग के घिनौने जुर्म में मुलव्विस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान को ननकाना, सियालकोट, गुजरांवाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया है। मुलजिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने के नाम पर लाखों रुपए हथियाए। मुलजिमान शहरियों को सऊदी अरब, कनाडा, यूनान और इटली मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोर रहे थे। और अब आपको खबर देंगे कानून लीग मियां नवाज शरीफ के हवाले से, जिनका कहना है कि 2017 तक बेहतरीन हुकूमत चल रही थी और पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। वर्ल्ड बैंक समेत आलमी इदारे पाकिस्तानी मईशत की तारीफ कर रहे थे, लेकिन आज 50,000 कमाने वाला भी गुजारा नहीं कर सकता। सियालकोट में ताजरों से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा कि धरनों की वजह से मुल्क की मईशत को नुकसान हुआ। गालम गलोच के कल्चर से भी मुल्क को नुकसान हुआ। मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेहकाम और आइन की पासदारी बहुत लाजमी है। पाकिस्तान के बारे में क्या वर्ल्ड बैंक और क्या IMF यही कह रहे थे कि पाकिस्तान अगले चंद सालों में तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों में शामिल हो जाएगा। ये दौर आपने अपनी आंखों से देखा है। पाकिस्तान एक तरक्की की मिसाल बन चुका था। अपने पाँव पे हमने खुद ही कुल्हाड़ा मारा है। एक अच्छे भले चलते बस हंसते बसते मुल्क को अगर इस तरह से हम ऐसे लोगों के हवाले कर देंगे जो पाकिस्तान में हर वक्त गाली गलोची करते रहेंगे, अपना दिल का भड़ास बोगस निकालते रहेंगे, आज 50,000 रुपये भी महीना कमाने वाले बंदे का गुजरात हो सकता है? नहीं होता। एक ऐसा बंदा ला के बैठा दिया जिसने कौम का भट्ठा बैठा दिया, इंडस्ट्री का भट्ठा बैठा दिया, इकोनॉमी का भट्ठा बैठा दिया। पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा हमारा एक जामे किस्म की पॉलिसीज तभी बनेगी, अमल तभी होगा जब सारे बाकी मामला ठीक होंगे। लेकिन उसके लिए स्टेबिलिटी का होना बहुत लाजमी है और आइन की पासदारी बहुत लाजमी है।
नवाज शरीफ को मिटाने वाले खुद मिट गए। जिसने 4 साल हुक्मरानी की, मुश्किल वक्त में कोई उसके साथ खड़ा नहीं है। वफादारियां बदलने और माफ़ी तलाफी करने वालों की लाइनें लगी हैं। ख्वाजा आसिफ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा नवाज शरीफ गिरफ्तार हो गए लेकिन उसके बावजूद 84 लीगी MNAs में से एक भी पार्टी छोड़कर नहीं गया। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 8 फरवरी को नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। इसमें आपका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कि आप बजाते खुद वफा का इस्तारा है। जो लोग वफादार हों उनके साथ लोग वफादार रहते हैं। ये बुनियादी फर्क है उस शख्स में जिसने 4 साल इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट की कफालत में जो है हुकूमत की और आपकी हुक्मरानी में। उसमें मुश्किल वक्त आया है, कड़ा वक्त आया है, कोई बंदा उसके साथ नहीं खड़ा, कोई बंदा उसके साथ नहीं खड़ा। लाइनें लगी हुई हैं वफादारियां जो है बदलने वालों की। जनाबे कायद, ये आपको क्रेडिट जाता है। आप वफा का, मैं फिर कहूंगा, आप वफा का इस्तारा है। ये आपकी वफा है कि आपके साथियों ने आपके साथ वफा की, मुश्किल वक्त काटा, कैदें काटी, नैब भुगता। आपने एक ऐसी मिसाल कायम की जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। जनाबे कायद, ये हमारी तारीख का अनमिट जो है बाब है कि आपको मिटाने वाले मिट गए। इन लोगों ने कहा कि हमने नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, उसको मिटा दिया। नवाज शरीफ कभी वापस नहीं आएगा। और जब मैं ये कह रहा था कि मेरा कायद वापस आएगा, वो गुमान नहीं था, वो यकीन था। और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को फिर वज़ीर आज़म बनेगा, चौथी तरह वज़ीर आज़म बनेगा। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ का कहना है कि हम जहां खड़े हैं चेयरमैन PTI की वजह से खड़े हैं। जिसने किसी का घर उजाड़ा उस पर तनकीद नहीं की जा रही। चेयरमैन PTI के लिए कानून और था भी और हमारे लिए भी है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि चंद सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों ने नवाज शरीफ के खिलाफ तहरीक चलाई है। आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाकर नवाज शरीफ से माजरत की जाती जो 2017 में किया गया। मगर आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के 2024 में होने वाले इंतखाबात को एक मनसूबा बंदी के तहत चंद लोग जो हैं वो उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं बिफोर इलेक्शन ही उनको। मगर मैं ये बता दूँ कि पाकिस्तान के वक्त पे होने वाले इंतखाबात, मुनसिफाना इंतखाबात जो हैं वही इस गर्दाब से पाकिस्तान को निकालने की पोजीशन में हैं। और अगर ये इलेक्शन डिले किए गए जो कि कुछ कुव्वतों का, कुछ जमातों का, कुछ सोच के हमल उन लोगों का जो मुतनाज़ा बनाने की ख्वाहिश रखते हैं इन इंतखाबात को, वो एक कैंपेन चला रहे हैं ताकि ये पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात किसी तौर पर भी मुलतवी हो सके। और अभी आपको खबर देंगे, FBR ने 4 लाख नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी कर दिए हैं। FBR का कहना है कि नोटिस का जवाब न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम भी ब्लॉक की जाएगी। FBR कनेक्शंस मुनक़ता करने के लिए डिस्कोस को ऑर्डर जारी करेगा। आइंदा बजट के लिए टैक्स इक़दामात पर IMF से बातचीत अगले हफ्ते शुरू हो रही है। ज़राए FBR का कहना है कि मुआहिदे पर इत्तेफाक निगरान हुकूमत जबकि अमल दरामद नई मुंतखब हुकूमत करेगी। टैक्स पॉलिसी में तारामीम का मकसद टैक्स नेट को बढ़ाना है। मुज़ाकरात में रिटेलर्स के लिए स्कीम मुतारिफ करवाने का बुनियादी ढांचा भी तैयार किया जाएगा। टैक्स पॉलिसी में जो तरामीम की जाएंगी मुंतखब हुकूमत उन पर अमल दरामद की पाबंद होगी। बातचीत में गैस कंपनियों की रेवेन्यू ज़रूरियात के मुताबिक कीमतों में इजाफे पर भी गौर होगा। बगावत के जुर्म में 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सजाएं सुना दी गईं। फौजी अदालत की जानिब से आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत और हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। दोनों अफराद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजाएं सुनाई गईं। दोनों मुजरिमान के रैंक भी जब्त कर लिए गए। बगावत का संगीन जुर्म, मुल्क से बाहर बैठकर वतन की जड़ें खोखली करने वालों को सजाएं सुना दी गईं। ISPR के मुताबिक आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत जबकि हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के जुर्म में सजा सुनाई गई। अदालत ने 7 और 9 अक्टूबर 2023 को दोनों रिटायर्ड अफसरान को मुजरिम करार दिया। सजा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों रिटायर्ड अफसरान के रैंक्स भी जब्त कर
कर लिए गए। मुल्जिम आदिल राजा के खिलाफ 7 मई 2023 को थाना जनूबी लाहौर कैंट में मुकदमा दर्ज हुआ। अदालत की जानिब से मुल्जिम को पहला समन 19 जून 2023 को जारी किया गया। दूसरा समन 22 अगस्त 2023 को जारी किया गया, जबकि अदालत पेश होने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया। मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने आदिल राजा को 7 अक्टूबर 2023 को 14 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई। दूसरे मुल्जिम हैदर मेहदी के खिलाफ भी 7 मई 2023 को थाना जनूबी लाहौर कैंट में मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्जिम हैदर मेहदी को कनाडा में 26 जून 2023 को पहला समन रजिस्टर्ड डाक मेल के जरिए भेजा गया। दूसरा समन 28 अगस्त 2023 को जारी हुआ, तहम मुल्जिम ने समन वसूल नहीं किए। मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने हैदर मेहदी को पाकिस्तान पैनल कोड के सेक्शन 131 के तहत 12 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई। दौरान समाअत दोनों मुल्जिमान को कानून के मुताबिक कौंसल भी मुहैया की गई थी। मुजरिमान पर बगावत, हितक इज्जत, रियासत के खिलाफ जुर्म और उकसाने के जुर्म में फर्द जुर्म आयद की गई थी और इन्हें मफरूर और इश्तिहारी भी करार दिया गया था। दोनों मुल्जिमान की ज़ाती मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त कर ली गई थी। दोनों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख करके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी डाल दिया गया था। दिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी पर फौज को बगावत पर उकसाने का इल्जाम साबित हो गया। शहरियों का कहना है कि जो भी मुल्क और फौज के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा वो सख्त सजा का मुस्तहिक होगा। पाकिस्तानी अवाम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। बहुत अच्छा फैसला, मैं तो इस फैसले को फुल सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तान के खिलाफ है वो जहन्नम में जाए। पाकिस्तान है तो हम हैं। जिस खाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जिस पाकिस्तान का खाया है, जिसका सारा कमा के बाहर लेके गए हैं, उसी के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे, तो बहुत अच्छा हुआ है। देखिए, जो ये पाक फौज के खिलाफ एक मनफी प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, ये इंतहाई तकलीफदेह बात है। अगर फ़ौज है तो हम हैं, फ़ौज तो हमारे माथे का जुमर है। सोशल मीडिया पर बैठ के जो भी हमारी पाक फ़ौज के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडे करेगा या फिर नाज़ेबा अल्फाज यूज़ करेगा, उसको कतई जो है ना नहीं बख्शा जाएगा। ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। फ़ौज को बदनाम करने वालों के साथ इससे भी जो है सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। इनको तकरीबन कौन सी 14 साल की सज़ा दी है। ये 14 साल नहीं बल्कि इसके लिए 25 साल 30 साल के आवाम को भी ऐसे सबक पड़े कि ऐसे गलत हरकत ना करें। सज़ाएँ तो इनको बहुत कम दी गई हैं। इनको तो सज़ाए मौत होनी चाहिए थी, ताकि आइंदा वाले लोगों को भी कुछ नसीहत हो कि ये हो सकता है। कोई भी हमारे मुल्क के लिए, हमारी आर्मी के लिए इस तरह के गलीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा या हमारी आर्मी के लिए कोई उल्टी सीधी बकवास करेगा, चाहे वो कोई भी हो, तो वो कान खोल के सुन ले कि पाकिस्तान की फ़ौज उनके साथ, पूरी अवाम उनके साथ खड़ी हुई है। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी इद्दत में निकाह केस अहम पेशरफ सामने आ गई। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने अदालत से रुजू कर लिया। खावर मानिका ने चेयरमैन PTI को सज़ा देने की इस्तदा कर दी। अदालत के रूबरू बयान में उनका कहना था कि चेयरमैन PTI उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी तबाह करने के असल जिम्मेदार हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने। ताहिर अशरफी साहब, आप क्या समझते हैं ये जो इद्दत में निकाह केस इस वक्त इसमें अहम पेशरफ देखी जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दौरान इद्दत निकाह जो है वो तो हुआ ही नहीं, वो तो बातिल है। और इस हवाले से अगर दोनों मियाँ बीवी को मालूम था कि अभी इद्दत पूरी नहीं हुई है, तो काजी का ये इख्तियार है कि वो दोनों को सजा दे। और इसमें तमाम पहलुओं को अगर देखा जाए तो सख्त तरीन सजा भी काजी दे सकता है, क्योंकि अगर निकाह ही नहीं हुआ और मियाँ बीवी वाला ताल्लुक कायम हो गया तो वो तो फिर निकाह नाजायज ताल्लुक कायम हुआ। और उसके ऊपर जो कानून है और जो शरीयत है वो तो बड़ी वाज़ेह है। तो इस केस के तमाम पहलुओं को अगर देखा जाए तो ये काबिल शर्म और काबिल अफसोस बात है कि इतनी बड़ी शख्सियात जो हैं वो इस मामलात के ऊपर क्यों खामोश रही। निकाह खान साहब से भी पूछना चाहिए, उन्होंने 2 निकाह पढ़ा दिए, अदालत से रजू नहीं किया। खावर मानिका साहब अब बोल रहे हैं, और इमरान खान साहब तो इस मुल्क के वजीर आजम रहे, वो रोल मॉडल बने लोगों के लिए, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। तो अगर सिर्फ ये जो एक जहालत पर मबनी, मफरूजे पर मबनी कि अगर आपने इस अरसा में निकाह नहीं किया तो या ताल्लुक कायम ना किया तो आप वजीर आजम नहीं बन सकेंगे, या इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, मैं समझता हूँ ये पहलू जितना भी इसको खोला जाएगा
ये काबिल शर्म भी होगा, काबिल अफसोस भी होगा, काबिल मजम्मत भी होगा। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि अब ये मामला अदालत के पास है, लिहाजा अदालत को इस हवाले से सख्त फैसला भी करना चाहिए और इस हवाले से उलमा की राय भी लेनी चाहिए, फुक़हा की राय भी लेनी चाहिए। अदालत चाहे तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल से भी रुजू कर सकती है, अदालत चाहे तो उलमा से भी रुजू कर सकती है, ताकि ये एक मिसाल बन जाए और आइंदा कोई इस तरह का अमल जो है वो न करे। तो मैं ये बहुत ही इस पर बात करते हुए भी शर्म आती है, क्या इंसान बात करे और क्या इसके ऊपर, लेकिन शरई तौर पर ये कतई नाजायज अमल है। इद्दत में निकाह जो है बातिल है और उसके बाद अगर ताल्लुक कायम करता है वो मर्द और औरत, तो वो उसके नाजायज ताल्लुक होगा और उसकी सजा कानून में भी है और शरीयत में भी है। इद्दत में निकाह नाजायज़ है। चेयरमैन उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बात करेंगे कुछ गजा की सूरत हाल की। इसराइल हमास आर्जी जंगबंदी के दौरान दूसरे रोज़ आज गजा से इसराइली कैदियों की रिहाई होगी। गजा से रिहाई के मुंतज़िर कैदियों की फहरिस्त इसराइल को मौसूल हो गई है। आज भी कम अज़ कम 200 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होने की तवक्को है। मुआहिदे के मुताबिक पहले रोज़ हमास की जानिब से 24 यरगमालियों को रिहा किया गया। गजा में आरसी जंगबंदी के बाद यरगमालियों की 2 तरफा रिहाई का अमल जारी है। जुम्मे को पहले रोज हमास की जानिब से 24 यरगमालियों को रिहा किया गया, जबकि इसराइल ने 39 फलस्तीनियों को रिहा किया। कतर के मुताबिक 13 इसराइलियों को रिहा किया गया, जिनमें दोहरी शहरियत के हामिल शहरी, 10 थाई और 1 फिलिपाइनी शहरी शामिल हैं। हमास की जानिब से रिहाई पाने वाले यरगमालियों में इसराइली खवातीन, बच्चे और थाई फार्म वर्कर्स शामिल थे। रिहाई पाने वालों को रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर मिस्री हुकाम के हवाले किया गया। इस मौके पर 4 कारों के काफिले में रेड क्रॉस के बैनुल अक़वामी कमेटी के अमले के 8 अरकान भी शामिल थे। 4 टैंकर ईंधन और 4 टैंकर कुकिंग गैस के दाखिल हुए, जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी तंजीमों को मुंतकिल करने दिए गए हैं। गजा से जी और शुमाली गजा पर मज़ीद 3 रोज तक सुबह 10 से शाम 4 बजे तक इसराइली तैयारे परवाज नहीं करेंगे। दोनों फ़िरक़ैन में कई रोज से जारी झड़पों में ये पहला वक्फा है। अमरीकी सदर ने वक्फे को बढ़ाने की उम्मीद जाहिर की है। मुआहिदे के मुताबिक 4 रोज के दौरान हमास 50 इसराइली कैदी, जबकि इसराइल 150 फलस्तीनी यरगमालियों को रिहा करेगा। इसराइल रेड क्रॉस तंजीम को भी अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगा। इसराइली यरगमालियों की रिहाई के मौके पर रेड क्रॉस कारकुन ने चुपके से एक हमास जंगजू के जिस्म से खुफिया ट्रैकिंग पिन चिपकाई। मालूम होने पर हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने वीडियो जारी करके इसराइल और रेड क्रॉस दोनों को वार्निंग दे दी। हमास के असल मकामात तक पहुंचने की कोशिश। इसराइल रेड क्रॉस को इस्तेमाल करने लगा। हमास की जानिब से इसराइली यरगमालियों की रिहाई के मौके पर हमास जंगजुओं के पीछे खड़े रेड क्रॉस कारकुन ने खुफिया ट्रैकिंग पिन चिपकाई, जिसका हमास को पता लग गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि इसराइली खवातीन और बच्चे की रिहाई के मौके पर हमास जंगजुओं के पीछे खड़े रेड क्रॉस कारकुन ने खुफिया पिन लगाई। अल-कस्साम ब्रिगेड की जारी फुटेज के साथ कहा गया है कि रेड क्रॉस एक गैर जानिबदार इमदादी तंजीम है और इस तरह की शर्मनाक हरकत से पूरी तंजीम मुतनासा हो जाएगी। इसराइल की कैदोबंद भी फलस्तीनी बच्चों की हिम्मत और हौसला नहीं तोड़ सकी। इसराइली कैद से रिहाई पर गजा में बच्चों का जश्न, बेटे दौड़कर अपनी माओं से लिपट गए। इसराइल की कैद में 90% तादाद फलस्तीनी कमसिन बच्चों और नौजवानों की है। आर्जी जंगबंदी के पहले रोज इसराइल ने 24 खवातीन और 15 फलस्तीनी नौजवानों को रिहा किया। फलस्तीनी बच्चों की इस्तकामत, इसराइल की कैद से रिहाई पर फलस्तीनी बच्चों का जश्न। कैद से रिहाई पर फलस्तीनी बच्चे दौड़कर अपनी माओं से लिपट गए। फुटबॉलर बनने का ख्वाब देखने वाले मासूम और कमसिन फलस्तीनी बच्चे की रिहाई इसराइली कैद के दौरान टांग काट दी गई। रिहाई पाने वाले फलस्तीनी खवातीन भी अपनी माओं और अपने बच्चों से आ मिली।
मुआहदे के मुताबिक इसराइल को अभी मजीद 111 फलस्तीनियों को रिहा करना है। दुनिया भर में मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए एहतजाज रैलियां निकाली जा रही हैं। मुसलमान ममालिक के साथ मगरबी ममालिक में भी फ्री फ़लस्तीन के नारे गूंज रहे हैं। फ़लस्तीनियों की शहादत के मामले पर स्वीडन के वज़ीर आज़म की ज़बान का फिसलना महंगा पड़ गया। वज़ीर आज़म ओलोफ क्रिस्टसन पर लान तान, हज़ारों अफराद ने बयान के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। सिडनी में हज़ारों शहरियों ने गजा की हिमायत में एहतजाजी रैली निकाली। फ्रांस में मुजाहिरीन ने मैकडॉनल्ड के सहन को गोबर से भर दिया। डेनमार्क के दारुल-हुकूमत कोपेनहेगन में मुजाहिरा हुआ। इंग्लैंड के शहर लेस्टर में मार्च किया गया, जबकि मशरक़ी लंदन में एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज हुआ। टोरंटो में फ़लस्तीनियों की आज़ादी और हुकूक़ के लिए फ़तह मार्च किया गया। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने क़ाद रैली में शिरकत की। कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में गजा के लिए एहतजाज। उर्दन और यमन में भी फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहिरे हुए। सिन्फ़े नाजुक कहलाने वाली ख़वातीन दौरे जदीद में भी मुआशरे का सबसे अहम तरीन रुकन होने के बावजूद तशद्दुद का शिकार हैं। जहाँ ख़वातीन खुद मुख्तार हैं, वहाँ उन्हें जिस्मानी नफ्सियाती इस्तेहसाल, माली तंगी, गालम गलोच और हरासगी का भी सामना है। आज दुनिया भर में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मापारा की रिपोर्ट देखते हैं। जदीद में भी मुआशरे का सबसे अहम तरीन रुकन होने के बावजूद ख़वातीन तशद्दुद का शिकार हैं। दुनिया भर में हर साल 25 नवंबर ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। कौमी असम्बली में पेश किए गए एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान ख़वातीन पर तशद्दुद के 63,000 से ज़ायद वाक़यात रौनुमा हुए हैं, जिनमें घरेलू तशद्दुद, जिनसी ज़्यादती और कत्ल के वाक़यात शामिल हैं। ख़वातीन के हुकूक़ के लिए सरगर्म कारकुनों का कहना है कि पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक अमर है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज 25 नवंबर है और औरतों पर तशद्दुद ख़त्म करने का आलमी दिन है। पाकिस्तान में ये मसले जो हैं बहुत सीरियस नेचर के हैं और उन्हें अगर हम वाकई हल करना चाहते हैं तो बातों से थोड़ा सा ज़्यादा कुछ करना होगा। पाकिस्तान में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। इस इंटरनेशनल डे के ऊपर हम सबको मिलके बेहतर लॉज जो कि हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट को मद्देनज़र रखते हुए बनाए जाएं और उसी सोशल कॉन्टेक्स्ट को मद्देनज़र रखते हुए इम्प्लीमेंट किए जाएं। पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के लिए कई क़वानीन मौजूद हैं, लेकिन उन पर मौसर अमल दरामद हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रहा। इस दिन का मकसद ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद और इसकी रोकथाम के लिए आगाही करना है। सिर्फ इमारतों पर ऑरेंज लाइट लगाने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है। कैमरा टीम के साथ महपारा जमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन रंग लाने लगा है। बड़ी तादाद में शहरी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लाइसेंसिंग सेंटर्स पर पहुंच गए हैं। कोई लर्नर्स लाइसेंस की लाइन में लगा है तो कोई गाड़ी की ट्रायल देने में मसरूफ़ है। तफसीलात अली चौधरी की रिपोर्ट में।
इस सैर, FIR का इंदराज और भारी जुर्माने, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन रंग ले आया और ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स पर शहरियों का रश लग गया। माजी में ट्रैफिक पुलिस की ड्राइविंग लाइसेंस से मुतालिक बेशतर कंपनी शहरियों की अदम दिलचस्पी की वजह से नाकाम रही। शहरी कहते हैं वो सजा और जुर्माने से बचने के लिए लाइसेंस बनवाने पर मजबूर हैं। जब से लोगों को पता चल गया कि हुकूमत ने इतनी ज़्यादा सख्ती कर दी है कि आपका जब चलान होगा आप बाहर नहीं जा सकते, सरकारी बंदा है तो उसकी नौकरी जा सकती है, इस वजह से लोग डर गए हैं। इनको भी थोड़ा सा सिस्टम अपने डेस्क तेज करना चाहिए ताकि रश कम रहे और तेजी से बारी आए। इंचार्ज खिदमत मरकज लिबर्टी लाहौर तौकीर खान के मुताबिक 30 लाइसेंस दफातर, 10 मोबाइल वैन्स और तमाम खिदमत मराकज हजारों ड्राइविंग लाइसेंस रोजाना की बुनियाद पर शहरियों को जारी कर रहे हैं। 3 शिफ्टों में ये काम कर रहे हैं। हमारे पास पहले एवरेज एप्लीकेंट आते थे 24 घंटे में, वो तकरीबन उसकी एवरेज 1500 होती थी। अभी रश बहुत ज़्यादा है, ये एवरेज जो हमारी 5000 के करीब चली गई है। 5000 के करीब लोग डेली की बुनियाद पे विजिट कर रहे हैं यहाँ पे और फैसिलिटेट हो रहे हैं। पुलिस अब तक बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों पर 2646 मुकदमात दर्ज करके सैकड़ों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें थानों में बंद कर चुकी है, जबकि पोश इलाकों में 190 मकामात पर खुसूसी नाके भी लगाए गए हैं। कैमरामैन शहबाज मुगल के साथ अली चौधरी, बोल न्यूज, लाहौर। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 24 नवंबर को 1025 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क गए। मजमूई तौर पर 2,51,008 अफगान बाशिंदे वतन वापस हो चुके हैं। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के तलबा और तालिबात का लाहौर गैरिजन का दौरा। तलबा ने लाहौर गैरिजन में एक दिन पाक फौज के साथ गुजारा। तलबा ने ABC और टैंक पर फन राइड भी ली। आज हमारा डे आउट था आर्मी के साथ और हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हमने डिफरेंट वेपन्स देखे, डिफरेंट ट्रूप्स देखी, टैंक्स देखे। इंशाल्लाह हम भी आर्मी में आएंगे। पाक आर्मी जिंदाबाद। It was a hell of a fun day. We learnt about different army tanks and we learned a lot about their missiles and all, and what kind of instruments and what kind of weapons they use during the war and how they're used. So for me and for my batch it was an amazing day. बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था। इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैंक्स के मुतालिक, जितने भी एम्यूनेशन थी उनके मुतालिक इनको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली, और एक जॉय राइड थी जो टैंक पे, तो इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंजॉयबल एज वेल। 10वीं फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे दिन मुख्तलिफ लिखारियों की जानिब से शुरका को जहनी जिला बख्शी जा रही है। अदबी नशिस्त में आने वाले शहरियों की जानिब से भी इस नशिस्त को खूब सराहा गया। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं फैसलाबाद से उवैस सत्तार से। कुल फैसलाबाद के नुसरत फ़तेह अली खान ऑडिटोरियम में 10वें फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल का आज दूसरा रोज़ है और आज मुख्तलिफ जो हैं तबके फ़िक्र ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आए हुए हैं। यहाँ पर शोरा, अदीब, इसके साथ साथ मुफ़क्किर और तारीख़ दान भी यहाँ पर आए और हमारे साथ कुछ शुरका है मौजूद हैं करते हैं। आज यहाँ पे हमें डिफरेंट शोरा से, अदीब से और मुफ़क्किर से मिलने का मौका मिला, जो कि पहले सिर्फ हमने ख्वाब में ही सोचा था। उन्होंने हमें हमारे कल्चर के बारे में बताया जिससे हम बहुत दूर हो चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि ऐसी नशिस्तें होती रहनी चाहिए ताकि हम अपनी कल्चर के बारे में, अपनी तारीख़ के बारे में और हम मुसलमान क्या चीज़ थे जिससे वो बहुत दूर हो चुके हैं उस बारे में पता चलता रहे, ताकि हम जान सकें कि हमारी तारीख़ क्या थी, हम क्या चीज़ थे, हम उससे बहुत दूर हो चुके हैं। इस वजह से मेरा ये ख्याल है कि ऐसी नशिस्तें होती रहनी चाहिए। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि जो ऐसी नशिस्तें हैं ये होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह के इवेंट्स को इनकाद हर कुछ अरसे बाद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका उवैस। संग तराशी से पत्थरों को खूबसूरत फनपारों में ढालना एक बहुत ही बेहतरीन हुनर होने के साथ साथ रोज़ी कमाने का भी ज़रिया है। मुल्तान के एक ऐसे फनकारों से मिलवा रहे हैं ब्यूरो चीफ ताहिर खान। संग तराशी का कदीम हुनर आज भी ज़िंदा है। मुल्तान का फ़नकार मोहम्मद अली संग तराशी से खूबसूरत फ़नपारे तख्लीक करने के ख़ानदानी रिवायत को ज़िंदा रखे हुए है। अच्छे काम है बड़ा और बेहतर काम है बड़ा, और मज़ीद इसका रेट से जो है 800, 700, 600 मुख्तलिफ वैराइटीज़ के हिसाब से मुख्तलिफ काम किया जाता है। ख्वाहिशात के मुताबिक भी बनाते हैं तो लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। मैं इनसे ये कुप्ता बनवाने के लिए आया हूँ दरबार के लिए। ये बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़ा सोना यो करते हैं और कम रेट में ये देते हैं हमें।
कब्रों पे लगे कुतबे हों या मस्जिदों और दरबारों में मौजूद संग तराशी के फनपारे, सभी इन फनकारों की मेहनत का मुंह बोलता सबूत हैं। महंगाई के ज़माने में भी ये संग तराश फनकार मामूली मुआवजे पर इस फ़न को जारी रखे हुए हैं। कैमरामैन शकील जावेद के साथ ताहिर खान, बोल न्यूज़, मुल्तान। मारूफ प्लेबैक सिंगर सलीम रज़ा को मद्दाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए। सलीम रज़ा के गाए यादगार गीत आज भी उन्हें मद्दाहों के दिलों में जिंदा रखे हुए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।